भी आप 4 PM से जुड़े हैं, हमारे प्रति आपका बड़ा एक अनुराग है। हमारे जो इस चैनल को या उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को एक अलग मुकाम जिन्होंने दिया देश और दुनिया में। और अभी तो आप लगातार सुन रहे हो कि अमेरिका से भी बुलावा आया संजय सर को, और संजय सर की जो बेबाकी उसकी बड़ी तारीफ होती है। आप निरंतर उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, दर्शकगण करते हैं। उनका भी एक एपिसोड आपने इसमें कहीं समाहित किया है, वो क्योंकि मैं तो बाद में जुड़ा हूं उनसे, लेकिन आप बहुत पहले से उनसे जुड़े हुए हैं। और आपने वो क्या कुछ किस्सा है वो भी दर्शकों को आपकी जुबानी जाएगा। बाकी दर्शक आपकी पुस्तक तो पढ़े ही पढ़े। जैसे मैंने कहा कि मैं आज बात कर रहा हूँ मीडिया की दुनिया के कड़वे सच, जो राजेश बादल साहब की बिल्कुल नई पुस्तक है। और बहुत इतने सारे उसमें सच हैं कि आपको पढ़कर बड़ा आनंद आएगा और आप कहेंगे कि वास्तव में मीडिया कहां था, कहां पहुंच गई। वो क्या किस्सा है संजय सर वाला आपने जो कहा? देखिए, मैं ये कहता हूँ, साफ कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि अरे राजेश जी, कई बार मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, व्याख्यानों में जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि राजेश जी अब इस दौर का तो अब ऐसा ही चलेगा ये तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर दौर में अगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो एक ना एक संपादक, एक ना एक पत्रकार ऐसा जरूर होता है कि वो झंडा उठाता है। और संजय की यात्रा मैंने देखी है। संजय मेरे छोटे भाई जैसे हैं। संजय हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो संजय की निष्पक्षता, निर्भीकता और जो साहस है उनका, उस जज्बे को और उनके संघर्ष की भावना को मैं सलाम करता हूं। वो जब प्रिंट में थे, 4 PM जब निकालते, अभी भी 4 PM निकल रहा है, तब से मैं उनकी इस सफर का साक्षी हूं कि उन्होंने अपनी निर्भीकता पर आंच नहीं आने दी। और जब उन्होंने टेलीविजन पर ये सिलसिला शुरू किया, मतलब पर्दे पर ये सिलसिला शुरू किया, तो उनका चैनल यूट्यूब पर बंद कर दिया गया, अचानक गायब कर दिया गया। संजय ने फिर तब कानूनी कार्रवाई की और लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो चैनल फिर बहाल हुआ। तो ये सबके बस की बात नहीं होती। ये इसलिए मैं संजय के इस जज्बे की तारीफ करूंगा कि आज भी उसने वो हौसला बना के रखा है। हमने देखा है कि कई बार आप जब संघर्ष करते हैं तब तो आप बड़े ईमानदार होते हैं, मूल्यों के प्रति समर्पित होते हैं, आदर्श की बात करते हैं। जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं, आपका पेट भर जाता है, पैसे वैसे ठीक ठाक आने लग जाते हैं, फिर आप जो है आपके कदम डगमगाने लगते हैं। हमने पत्रकारों के, अपने संपादकों के देखे हैं किस तरह से वो जो है लालच, उनके मुंह में लार टपकने लगती है पैसे को देख के। तो संजय में कोई बदलाव नहीं आया। मैं इसलिए कहता हूं कि ये संक्रमण काल है इस देश की पत्रकारिता का, क्योंकि देखिए 10 वर्षों से आप अगर पाएंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय इस बात पर, मीडिया के इस भूमिका पर चेतावनी देते रहे। वो गोदी मीडिया बन रहा है, इसके नाते वो एक पक्षीय रिपोर्टिंग करता है। वो कई बार कोर्ट रिपोर्टिंग जजमेंट देने लग जाता है। वो एक शब्द है ना जो कोर्ट में के, तो अदालती हम फैसला हम करने लग जाते हैं। अब तो जो 48 साल में मैंने नहीं देखा, अब तो जजों पर भी आक्षेप लगाने लगे हैं, फैसलों पर संदेह करने लगे हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो भी इस किताब में अनगिनत उदाहरण है कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लताड़ लगाई है, मीडिया को लताड़ लगाई है। दुख की बात यह है संजीव कि हमारे साथी नहीं सुधर रहे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दर्शक कराह रहा है, टीआरपी की होड़ है, अच्छे कार्यक्रमों का अकाल है, गुणवत्ता गायब है, बाजार का खेल है, विज्ञापन देने वाले पर भी दबाव है। जो दिखता है वो बिकता है, जिसे कोई नहीं देखता उसे विज्ञापन क्यों दे। चैनलों से हिंदुस्तान गायब है, इंडिया हाजिर है। ये लाइनें मेरी नहीं, ये लाइनें हैं मीडिया की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर श्री राजेश बादल जी की। राजेश बादल जी इन दिनों चर्चाओं में हैं और चर्चाओं की वजह उनकी एक नई पुस्तक, मीडिया को लेकर लिखी गई पुस्तक है और नाम है मिस्टर मीडिया। तेजी से
दौर बदल रहा है मीडिया में, और जो कुछ हो रहा है वो देश और दुनिया देख रही है। लेकिन जो मीडिया के कड़वे सच हैं, यदि वास्तव में उन्हें जानना आप चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मिस्टर मीडिया को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और जो राजेश बादल साहब हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ये जो मिस्टर मीडिया पुस्तक है, ये उन्होंने एसपी सिंह साहब, जो चाहे प्रिंट हो या ये जो टीवी की दुनिया है, खासकर जो खबरों का एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, दुनिया है, उसको पहचान देने वालों में शुमार है। और राजेश जी ने उन एसपी सिंह साहब के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो हिंदुस्तान के प्रख्यात संपादक गणों में से एक श्री राजेंद्र माथुर साहब के साथ हुई है। और जैसा मैंने कहा कि राजेश जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से क्षेत्र छतरपुर, जो अब जिला है और जिसकी पहचान है, लेकिन जिस दौर में उन्होंने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी, तब छतरपुर की बहुत पहचान नहीं थी। ये मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो आज भी पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, उसी क्षेत्र से आया करता है। और राजेश जी ने जनसत्ता, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स जैसे जाने माने देश के प्रमुख समाचार पत्रों में गिने जाने वाले इन अखबारों में काम किया, अपनी सेवाएं दी। साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्षेत्र है, उसमें वॉइस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज, फिर इसके साथ साथ बैक फिल्म्स और आज तक, इसमें आप कई सारे आरोप आक्षेप लगते हैं, लेकिन वो दौर आज तक, जिसे आज तक बनाने वाले जो लोग हैं उसमें राजेश बादल साहब भी शुमार रहे, और एक लंबी पारी उन्होंने खेली। और साथ साथ आप राज्यसभा टीवी के कार्यकारी निदेशक रहे, और राज्यसभा टीवी के निदेशक रहते हुए अनेक नवाचार किए। और जो सरकारी ढर्राई चैनल होता है या कहलाता था, उसको एक विशिष्ट पहचान यदि किसी ने दी तो उसमें राजेश बादल साहब का नाम शुमार है। नए तेवर, नए कलेवर के बाद सरकारी मीडिया के प्रति लोगों का नजरिया यदि बदला, तो उसके पीछे राजेश बादल साहब थे। और बादल जी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। उनकी जितना एक कहना शुरू करें तो वो दिन कम पड़ेगा। आप बहुत सारे, आपके साथ जो प्रसिद्धियां जुड़ी हैं, आप रेडियो पत्रकारिता के आज भी स्टार कहलाते हैं, और रेडियो की दुनिया के भी आप बड़ा एक नाम रहे हैं। और शानदार लेखनी के धनी तो आप हैं ही, ओजस्वी वक्ता हैं। साथ साथ आप जो पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें आपकी आई हैं, उसमें शब्द सितारे, पंडित परमानंद और राजेंद्र माथुर साहब, उन्हें लेकर सदी का संपादक, बहुत प्रख्यात पुस्तक राजेश जी की रही है। और साथ साथ जो गजल सम्राट, जो जिनको दुनिया सुनने के लिए बेताब रहा करती थी, सुनती है आज भी, जो उनका गाया हुआ या जो उन्होंने दिया है इस क्षेत्र को, वो अमर है। जगजीत सिंह जी, उनको लेकर भी एक पुस्तक थी जिसका नाम था कहां तुम चले गए। और राजेश बादल साहब अपनी नई जो पुस्तक है मिस्टर मीडिया, उसे लेकर फिर सुर्खियों में है। तो हमने कहा चलिए आज उनसे बात करते हैं। और ये जो दौर है, इस दौर में जब पत्रकार समाज को आईना दिखाता है, लेकिन बादल जी ने जो अपनी पुस्तक है, उस पुस्तक के जरिए मीडिया को ही आईना दिखाने का प्रयास किया। और जैसा मैंने कहा कि राजेश जी पत्रकारिता क्षेत्र के वो चमकते सितारे हैं जो घोर अंधकार की ओर बढ़ता जर्नलिज्म का जो क्षेत्र है, उसमें नई पीढ़ी का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। तो हम जोड़ते हैं राजेश बादल साहब को। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। एक जो लगातार आपका हम लोगों को प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, और मैं दर्शकों को स्मरण कराऊंगा अपने 4 PM कि आप राजेश जी को देखते हैं निरंतर हमारे चैनल पर, बेबाक टिप्पणियां, शानदार विश्लेषण, और आप अलग अलग जो चाहे वैकल्पिक मीडिया हो, गोदी मीडिया भी जिसे हम लोग बार बार कहने लगे हैं, उस पर भी राजेश जी अपना जो उनका मुखरता है उसी अंदाज में अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आते हैं। राजेश साहब, आपका बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जो आपकी पुस्तक है, मैं उसी को लेकर आज पूरी बातचीत करूंगा, और कुछ जीवन के आपके और पक्ष पहलू हैं, उन्हें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने और
कहीं ना कहीं जो आप जो बता सकें उसको उसको हमारे दर्शक जान सकें, वो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले दर्शकों से आग्रह करूंगा कि बातचीत थोड़ी ये लंबी होगी, क्योंकि पुस्तक जो है राजेश सर की, वो करीब 350 प्रश्नों की पुस्तक है। 160 सच्चे किस्से कहानियां जो मीडिया की दुनिया के हैं, कड़वे सच है, उसको आपने अपनी इस पुस्तक में उकेरा है। तो जरूर ये पूरा का पूरा आप इंटरव्यू देखिएगा तो आपको बहुत सारे मीडिया से जुड़े सच्चे जो किस्से हैं वो देखने सुनने को मिलेंगे। राजेश सर जो उनका अनुभव, साथ साथ जो उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से एक पूरी की पूरी जो आज वो हमारे आधार स्तंभ हैं हम लोगों के, यदि वो आइडियल हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ कहानी है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजेश सर, आपका पुनः स्वागत करूंगा। और यही मेरा पहला सवाल है, काफी समय के बाद एक नई पुस्तक मिस्टर मीडिया आई है। ये पुस्तक लिखने की क्या जरूरत पड़ी, कैसे विचार आया, और पूरा संदेश यदि हम इसका निचोड़ चाहें तो निचोड़ क्या होगा राजेश सर? धन्यवाद संजीव। देखिए, हम लोगों ने जब मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब पत्रकारिता मैंने शुरू की थी, ये बात करीब करीब 48 साल पहले की है। और 48 साल पहले के बाद जब मैं रेडियो में, टेलीविजन में, अखबारों में या डिजिटल या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जहां जहां भी मैंने काम किया, तो मैं ये आपको प्रसन्नता के साथ बता सकता हूं कि मैंने मीडिया की पूरी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी का लाभ लिया और उसका फायदा उठाया। मैंने उसका स्वर्णकाल भी देखा और बाद में उसका पतन काल भी देखने के लिए हमें बाध्य होना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हालिया दौर है इस समय, मतलब अगर हम बात करें तो 8, 10, 15 वर्षों की जो बात होती है, उसमें हमने एक पत्रकारिता का एक अजब रूप देखा है। अनेक तरह के दबाव हैं, कई तरह की उसमें कुछ विवशताएं या बाध्यताएं हैं। दबावों से मेरा मतलब है कि बाजार का दबाव है, सियासत का दबाव है, मैनेजमेंट का दबाव है, और पत्रकारों के अपने जो हित हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं, वो इसलिए भी वो दबाव बहुत सारे हम लोग ओढ़ लेते हैं अपने अपने हितों के चलते। तो इन सारे दबावों के बोझ तले आज जो पत्रकारिता है वो बहुत काफी मैं कहूं कि एक ऐसी स्थिति में है कि जिस दौर को हम कभी ना याद करना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह से, जब मैंने स्वर्णकाल की बात कही, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय हम लोग, जो हमारे पुरखे थे, पूर्वज थे, भारत में इस शताब्दी के सबसे महान संपादक राजेंद्र माथुर, वो कहा करते थे कि देखिए 100% निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर आपको कोई अवसर ऐसा आ जाए जब आपको लगे कि नहीं, आपकी निष्पक्षता दांव पे लग रही है, अब आप नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? उनका कहना था कि तब आप आवाम के साथ खड़े हो जाइए, लोगों के साथ खड़े हो जाइए, जनता के साथ खड़े हो जाइए, वही आपकी सच्ची पत्रकारिता है। तो मैंने अपना सारा जीवन, मैं आप कह सकते हैं कि 48 वर्षों में इस मंत्र को गांठ बांध के रखा है। तो जब मैंने देखा कि ये मीडिया इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, उन वजहों से मीडिया की गाड़ी पटरी से उतर रही है, तो मैंने एक कॉलम लिखा था जिसमें मैं हर हफ्ते पत्रकारिता के इन रूपों को आगाह करने, चेतावनी देने, या आप कहें कि उनको संदेश देने का काम करता था। और ये करीब करीब मैं आपको कह सकता हूं कि एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कॉलम है जो मीडिया की के बारे में लिखा जा रहा है। और इस में रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, सोशल मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक जो संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज, सबके लिए इसमें वो बात है। और क्योंकि मेरी नियति ने मुझे इन सभी अवतारों के साथ, इन सभी रूपों के साथ काम करने का मौका दिया है, तो इन आलेखों का एक संकलन है। और इस संकलन को यकीनन मैं कह सकता हूं कि भारतीय पत्रकारिता के लिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। जी संजीव।
बिल्कुल, बिल्कुल। आपने भी जो कहा और ये पुस्तक भी जो कहती है, जो कड़वे सच की बात है, अवमूल्यन की बात है, पूरा उकेरा है आपने। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे-जैसे और खासकर अगर एक बीता दशक हम देखें, सारे मानदंड टूट गए हैं। स्पष्ट निकल कर आता है, आपने उसमें अभी कहा भी जो पहला मेरा सवाल था उसके जवाब में। लेकिन जो एक बेबाकी और बेखौफ इस तरीके से आपने इसको पूरे को उकेरा है, इसमें और क्या कुछ आपको लगता है कि ये बहुत बहुत ही जिसने इस पूरी के पूरी हमारा जो दुनिया है वो मीडिया की दुनिया की कमर तोड़ने वाला दौर बीता एक दशक, आपकी टिप्पणी उस पर। देखिए, मैं कह सकता हूं कि एक दशक पहले तक हमने पत्रकारिता का वो रूप देखा है जब हम सियासतदानों की आलोचना करते थे, राजनेताओं की आलोचना करते थे और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते थे। तो एक वर्ग बहुतायत में ऐसा था उन राजनेताओं के बीच में, उस सियासत में, जो उस आलोचना के प्रति प्रतिशोध का रंजिश वाला भाव नहीं होता था। तो हमने पाया कि अपनी सारी आलोचना को, जैसे मैं अगर पिछले 45-48 वर्षों में देखूं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं की, जमकर आलोचना की। ऐसा नहीं है कि हमने आलोचना नहीं की, हमने आलोचना की। ऐसा है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना नहीं की, हमने की। नरसिंह राव की आलोचना की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना की, मुख्यमंत्रियों की आलोचना की, अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर मुख्यमंत्री थे, उन सबको हमने कई बार कटघरे में खड़ा किया। सुंदरलाल पटवा जैसे लोग, हरिदेव जोशी जैसे लोग, भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग, ऐसे लोग, लेकिन उन लोगों ने कभी भी दुश्मनी का भाव नहीं पाया हम लोगों के प्रति, निभाया। अब हम ये देखते हैं कि बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज आप आलोचना जब करते हैं, तो वैसे तो कोई व्यवस्था, कोई हुकूमत अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन स्वभाव से नहीं लेते और उनको लगता है कि ये पत्रकार उनके पीछे पड़े हुए हैं। कई बार ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मौजूदा हुकूमत की बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों से है, तो वो कहते हैं ये तो कांग्रेसी पत्रकार है। जब कांग्रेस होती थी तो वो कहती थी कि मतलब कुछ समय पहले ये हमारे समर्थक पत्रकार नहीं है, ये बीजेपी समर्थक पत्रकार है। जब कभी कभी कहते थे कि ये समाजवादी पत्रकार है, कभी कभी कहते थे कि ये वामपंथी पत्रकार है। यानी जिसको जो पुसाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, वो ये कहने लग जाता था कि ये उसकी विचारधारा का नहीं है। मैं ये कहता हूं संजीव कि किसी भी हुकूमत को, किसी भी पार्टी को उनकी विचारधारा का पत्रकार क्यों चाहिए? Yes, अगर वो उनकी विचारधारा का पत्रकार हो गया तो कभी वो आंख खोलने का काम नहीं कर पाएगा। वो फिर उनकी आलोचना कैसे करेगा? मान लीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेता हैं और आप, मैं भी आपकी सुर में सुर मिलाऊं, तो आपकी आलोचना कौन बताएगा? आपके हाथ, आपके कामों की कमजोरियां कौन बताएगा? अब आप देखिए हाल की वर्ष, अभी हमने तो नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो, एक के बाद एक जबलपुर एयरपोर्ट में एक विमानतल गिर जाता है, दिल्ली में एक विमानतल का शेड गिर जाता है, एक जगह और कहीं शेड गिर जाता है, 3-3 पुल बिहार में नए बने, 1000 साल पुराने मंदिर खड़े हुए हैं, 1000 साल पुराने किले हमारे खड़े हुए हैं, इमारतें खड़ी हुई हैं। लेकिन ये क्या बात है कि जो साल 2 साल 3 साल में बने हैं वो गिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, इंजीनियरिंग के साथ कंप्रोमाइज किया गया। तो ऐसी जब सवाल उठेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आएगी, और भ्रष्टाचार की बू आएगी तो सरकार फिर बचती फिरेगी और तब वो पत्रकारों को निशाना बनाती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल राजेश सर, आपने अच्छी बात कही। मैं और आगे बढ़ने के पहले जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि राजेश बादल साहब की एक नई पुस्तक, मीडिया की दुनिया के कड़वे सच, हम इस पर बात कर रहे हैं। बहुत शानदार पुस्तक है। मैं पुनः जो दर्शक गण हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया का सच जानना है। हमारी जो तासीर है 4 पीएम निरंतर जो सच्चाई है उसको उजागर करता है, कहीं कोई गुरेज और परहेज नहीं करता। बेबाकी से हमारे यहाँ बात होती है, तो जरूर आप राजेश सर की जिस हम पुस्तक पे बात कर रहे हैं उसे पढ़िए, तो आपको बहुत सारे किस्से कहानियां मिलेंगे। राय सर, अभी आपने कंप्रोमाइज की बात की, आपके जीवन में ऐसे कितने अवसर कब आए जो बहुत खास पक्ष पहलू हो? मुझे ऐसा, ये जो मैंने पुस्तक आपकी पढ़ी है तो मुझे मालूम है इसमें आपने कुछ किस्सों का जिक्र किया है। वो बड़े कठिनाई भरा दौर था जब वो पत्रकारों पर अत्याचार, उस बुंदेलखंड जो बहुत पिछड़ा होता था, जब आपने जिस दौर में जर्नलिज्म शुरू किया था और वो
चर्चित हिंदुस्तान के मामलों में शुमार हुआ था। और कुछ शंकर गुहा नियोगी जी वाला किस्सा था। क्या थे सर वो किस्से? और आपने चूंकि कहा है तो दर्शकों तक बताइए, ये पुस्तक में तो आपने बताया, आपके मुख से भी हम जानना चाहेंगे। देखिए संजीव, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से और पूरी तरह से होशो हवास में कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन की 48 वर्षों की पत्रकारिता में कभी भी इस तरह के दबावों के सामने मैं झुका नहीं, और ना ही किसी दबाव के सामने मैंने घुटने टेके। ये बात लगभग 1978 के आसपास की बात है। हम लोगों की राज्य सरकार और राज्य शासन से ठन गई। तब हम लोग जिला स्तर के पत्रकार थे और हमने एक गोपनीय रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उसमें एक संक्षिप्त में बात यह है कि उस गोपनीय रिपोर्ट को सरकार या प्रशासन दबाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसमें एक फायरिंग या गोलीकांड हुआ था जिसमें उसकी गलती पाई गई थी। तो गलती जब पाई गई तो फिर वो हम लोगों ने रिपोर्ट छापी। तब हमारे ऊपर दबाव ये आया कि आप सोर्स बताओ, ये रिपोर्ट आपको मिली तो मिली कहां से? और हम लोगों ने मना कर दिया। तब फिर हम लोग, चूंकि उस समय बैचलर थे और किसी के खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, किसी के घर पे छापे पड़ रहे हैं, किसी के पिता या चाचा सर या सरकारी कर्मचारी में है तो नौकरी में है तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, तमाम तरह से, मतलब ये नौबत आ गई थी कि आप ये समझिए कि हम लोगों को अपनी निजी सुरक्षा कर्मी लेके शहर में निकलना पड़ता था। और एक नौबत ऐसी आई कि हम चूंकि सच थे और पुलिस जो थी, जिला पुलिस, उसने जिला कलेक्टर को सुरक्षा देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप गलत हैं, आपको पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। तो उस समय जिला कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी मंगाई। हम लोगों से उनको जान ये मध्य प्रदेश का किस्सा, और उस समय मुख्यमंत्री शायद अर्जुन सिंह का दौर था, क्या था सर वो? उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। तो मैं बताऊं कि बहुत संक्षिप्त में ये बात करूंगा कि जब ये बहुत हम लोगों को सताए जाना उनका लगातार बढ़ता गया और ऐसा लगा कि अब हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, भूखों मर जाएंगे। हमारे कई साथी ऐसे थे। तो फिर हम लोग भोपाल आए। भोपाल की सड़कों पर कई दिन भटके और हालत तो ये थी कि जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन हमारे पास एक टाइम खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं। 10, 12, 15 लोग थे और उनमें से कई लोग फिर बाद में पत्रकारिता में उन्होंने अच्छा काम किया। तो हमारा ये मामला अपोजिशन ने उठाया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को 7-8 घंटे की बहस के बाद न्यायिक जांच का ऐलान करना पड़ा, जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठा और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में हमारी जो स्थिति थी वो सच पाई गई। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। टेलीविजन तो उन दिनों नहीं होता था। रेडियो में मुझे याद है कि 7 बजे जो प्रादेशिक समाचार आते थे और उस 7 बजे के समाचारों में हेडलाइन ये हमारी खबर थी और हम लोग रेडियो सुन के सब रोने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप समझ रहा हूँ वो क्षण आपको, वो आपको कहीं वो उस दौर को याद दिलाकर वो एक कहीं थोड़ा सा वो कर रहा है, भावुक कर रहा है, ऐसा आपकी बातों से। जी जी जी। 2 साल तक न्यायिक जांच आयोग ने अपना काम किया, हमारे पक्ष में रिपोर्ट दी। और संजीव, किसी भी भारत में ये परंपरा है, किसी भी सेमी जुडिशियल मामले 2 जांचें नहीं होती। मतलब एक मामले की कोई सेमी जुडिशियल संस्थाएं 2 जांच नहीं करती। हमारे इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया। ये अपवाद है और तब से आज तक ये अकेला ऐसा मामला है। और उस न्यायिक जांच आयोग ने कंडेम तो किया, भर्त्सना तो की राज्य सरकार और प्रशासन की, और ये भी कहा कि किसी भी पत्रकार को अपना स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में भाई कई घटनाएं ऐसी आती हैं, लेकिन ये पहला मामला था जब बाकायदा विधिक तौर पर, विधिक रूप से ये स्वीकार किया गया था। तो एक मामला था। और मैं कह दूं कि मैंने जो है, आपने कहा कि कब कब दबाव आए,
मेरे पास जितने भी दबाव आए, कोई भी दबाव मैंने मंजूर नहीं किया। एक बहुत बड़े नेता होते थे, श्रमिक नेता होते थे देश के, शंकर गुहा नियोगी, और जब उनकी हत्या हुई सितंबर 1991 में, मेरा ख्याल है कि 27 या 28 सितंबर की दरमियानी रात थी, या 29 सितंबर की दरमियानी रात थी। उस समय उनकी हत्या हुई, और उसमें पूंजीपतियों का हाथ था, उद्योगपतियों का हाथ था, और मैंने अपने अखबार में, जिस अखबार का मैं समाचार संपादक था, उसमें साफ-साफ लिखा था। तो उसके बाद हमारे संपादक और मैनेजमेंट बिक गए, और उन्होंने मतलब खंडन छापने की बात कही, और तमाम लंबी, फिर एक लंबी कहानी है, वो जी दास्तान है। जी जी। अंततः मैंने झुका नहीं, और मैंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, इसके करीब आप मान के चलें कि 16 साल पहले मैं एक चैनल समूह का एसोसिएट ग्रुप एडिटर था। 7-8 चैनल मेरे अधीन थे, 2 ढाई हजार तो बैड कर्मचारी बैड न्यूज मेरे। बैड न्यूज बैड न्यूज का मामला जो आपने अपनी पुस्तक में, जी, मैं तो दर्शकों से उस कहूंगा समय जरूर तक ये पढ़िए जो। पेड जी न्यूज़ की जी बीमारी इंडियन टेलीविज़न में आ गई थी, और सब। ये माना जाने लगा था कि न्यूज़ के लोग भी कलेक्शन करें, पैसा करें, और चुनाव आए तो उगाही करें। तो मेरे ऊपर भी ये दबाव आया, और मैं आपको बता दूं कि ये करीब-करीब 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले मेरा वेतन तकरीबन साढ़े 4-5 लाख रुपए प्रति माह था, 16 साल पहले। और सब। मैंने एक झटके में मैंने कहा, ये मैं कर ही नहीं सकता, और ये करना होता तो फिर मैं कहीं कोई धंधा नहीं कर लेता दूसरा, और अंततः मैंने वो भी छोड़ा। ऐसे-ऐसे कई किस्से हैं, वो तो लंबी कहानी है, जी लेकिन जी जी मैं नहीं, ये कह सकता हूँ कि आपने मैंने। पुस्तक में जो लिखा है वो लोग पढ़ेंगे, आप कुछ कुछ जो उसमें जी, जी, हिंट्स है वो हम बिल्कुल, इसीलिए। बिल्कुल। जी 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 और कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं था तो आप तो राज्यसभा टीवी में थे, जी सरकारी टीवी में थे, आप पर दबाव आए होंगे। संजीव, मैं एक तो ये गलतफहमी दूर कर दूं कि लोग राज्यसभा टीवी को सरकारी टीवी समझते थे। सरकारी टीवी नहीं था, ये संसद का टीवी था, और उस समय की संसद भारत में की सर्वोच्च पंचायत होती थी, हमारी संविधान की, हमारे लोकतंत्र की। तो सरकार भी उस संसद को रिपोर्ट करती थी, और हमारा चैनल भी उस संसद को रिपोर्ट करता था। इसलिए हम और सरकार एक तरह से बराबरी पर बैठे हुए थे। मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जब तक मैं था और मैंने वो चैनल शुरू किया, तो 8 साल में 8 सेकंड का दबाव नहीं आया। माननीय उपराष्ट्रपति जी हमारे अध्यक्ष होते थे, 8 सेकंड के लिए दबाव नहीं आया। अलबत्ता बाद के कुछ वर्षों में कुछ चीजों के लिए दबाव जरूर आने लगे थे, लेकिन मैंने उनको स्वीकार नहीं किया, और जब तक मैंने निभा सका मैंने निभाया, और अंततः मैंने कहा दबाव में तो नहीं काम करूंगा, चाहे छोड़ दूंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। तो ये एक उस तरह से मैंने वो भी वहां से अलग हो गया। जी। बिल्कुल बिल्कुल। राय सर, आपने बात चुनाव को लेकर कही, जो आपने पैड न्यूज की बात कही। अब हम देखते हैं चुनाव में कितना बदलाव है। आज तो सारा का सारा यदि ब्लेम है, अगर वो जिस आज तक को आपने एक बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाने में आपका योगदान रहा, ऐसे बहुत सारे चैनल, क्या कुछ हो रहा है वहां कैसी, और उसकी मजबूरी है। देखिए कई बार हम लोग कहते हैं कि वो पत्रकार भी शायद नहीं चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, मैनेजमेंट है। तो ये जो गोदी मीडिया में बदल गया पूरा का पूरा, इसको भी आपने उकेरा है, वो पुस्तक में सारी चीजें हैं। और साथ साथ एक और पक्ष जो आप उसको नहीं मानते, मैंने कई बार आपसे चर्चाओं में, आप में डिबेट्स में रहे या मैं 1-to-1 भी चर्चा की, तो आपने सिरे से एग्जिट पोल्स को नकारा। अभी 2024 जो हमने देखा, उसमें जो भद्द पिटी है, वो जो एग्जिट पोल, उस पुस्तक जो आपने उसको भी उजागर किया है, उस पर थोड़ा सा वो आप प्रकाश डालिएगा। और साथ साथ ये जो मैंने गोदी मीडिया की, कितना बुरा लगता है कि हमारे खुद जिस संस्थान में हमने काम किया उसको ऐसा कहा जाए। देखिए, अफसोस तो होता है जी संजीव, दुख होता है, और क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। आपके सवाल के दो हिस्से हैं, दो सवाल हैं मतलब ये उसमें। तो जी हाँ पहले जी पहले जी पहले सवाल का उत्तर देता हूं। पहला सवाल ये है कि हमने चूंकि वो स्वर्ण काल देखा है। मैं आपको एक उदाहरण, इस किताब में है वो कहानी। जी जी विनोद दुआ भारत के एक महान पत्रकार होते थे टेलीविजन के, और जी वो कभी भी उन्होंने पूरे जीवन काल में कोई समझौता नहीं किया अपनी वाणी के साथ, अपने कर्म के साथ, अपनी पत्रकारिता के साथ। 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो अशोक गहलोत नागरिक उड्डयन उप मंत्री हुआ करते थे, जो अभी बीते बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान। जी नए नए जी बने थे। और विनोद दुआ दूरदर्शन पर
क्योंकि उस समय प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे। सरकारी चैनल पर, केंद्र सरकार के चैनल पर एक इंटरव्यू का कार्यक्रम करते थे जिसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। नतीजा ये हुआ कि एक बार विनोद दुआ साहब ने अशोक गहलोत को बुलाया और सिविल एविएशन को लेकर के तमाम सवाल किए। गहलोत साहब बता नहीं पाए और ऑन स्क्रीन उन रुआंसे हो गए, लगभग आंसू टपकने लगे उनके, और उन्होंने अंततः माफी मांग के और पल्ला झाड़ लिया। और वो एपिसोड जस का तस टेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन पर। अगले दिन केंद्रीय मंत्री, तमाम संघ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राजीव गांधी के पास गए। नटवर सिंह उसमें थे, उसमें वसंत साठे उसमें थे, और भी कई वरिष्ठ लोग थे। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, दूरदर्शन हमारा, सरकार हमारी, पैसा हमारा, 400 से ज्यादा हम बहुमत के ढेर पर बैठे हैं और हमारे मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार एंकर करता है और ये इसमें बदनामी हमारी होती है, तो आप इस एंकर को हटाइए। राजीव गांधी ने क्या कहा पता है आपको? राजीव गांधी ने कहा कि देखो, अगर कोई एंकर का सवाल हमारा मंत्री नहीं दे सकता तो इसमें एंकर की गलती नहीं है, मंत्री की गलती है। उस मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है। और अगले दिन, इस बात के अगले दिन अशोक गहलोत का इस्तीफा हो गया। तो ये दूरदर्शन होता था। हमने वो सरकारी माध्यम देखा है, मैं वो बात कह रहा हूं। आप, विनोद दुआ ने ही और हम लोगों ने मिलकर के एक कार्यक्रम शुरू किया था, आज तक के पहले की बात है, 91-92 की बात है, परख नाम से, और भारत का ये पहला समाचार साप्ताहिक था। उसकी भी कहानियां इस किताब में हैं। तो ये पहला समाचार साप्ताहिक था परख। इसमें हमने कम से कम 50 स्टोरी तो मेरी ऐसी हुई जिसमें भारत सरकार को कोर्ट में उत्तर देना पड़ा, गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा और राज्य सरकारों की खटिया खड़ी की। तो ये आजादी हम लोगों ने भेजी है। आप आज तक की बात कर रहे थे, हमने एसपी सिंह, जो रविवार के संपादक एक जमाने में होते थे, और तब ये बड़ी कहावत चल पड़ी थी कि रविवार को छुओ तो करंट लगता है। मतलब रविवार इतनी तेज सर्राट मैगजीन थी, अगर उसमें 4 लाइन लेटर टू एडिटर भी छप जाए ना तो हल्ला हो जाता था। जहां की वो खबर होती थी उस हुकूमत हिल जाती थी। तो ऐसी पत्रिका, मैं उसमें स्पेशल करेस्पोंडेंट जैसी भूमिका निभा रहा था। मेरी कई कवर स्टोरी आई, और मैं एक उदाहरण बताऊं कि अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और उस आरोप के बाद हमने वो कवर स्टोरी छापी, मतलब हमारी जो कवर स्टोरी थी रविवार में। और जब वो कवर स्टोरी छपी तो अर्जुन सिंह साहब ने वो मैगजीन बैन कर दी, प्रतिबंध, बंदिश लगा दी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कहीं वो अंक ही नहीं मिला। जब अंक नहीं मिला तो मैंने उस समय एसटीडी डायल करके बताना पड़ता था, या टेलेक्स या टेलीप्रिंटर से मैसेज जाते थे। तो एसपी सिंह को हमने बताया, एसपी सिंह ने, ये कहानी है इसमें, तो एसपी सिंह ने कहा चिंता मत करो। और अगले 48 घंटों के भीतर जितनी प्रतियां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़ती थी रविवार की, जो जब्त हो गई थी, मान लीजिए 30-35 हजार नहीं होंगी उस जमाने में, तो 75,000 प्रतियां, गांव गांव तक प्रतियां बट गई थी। अब सोचिए आपके, ये एसपी सिंह थे। तो वो उन एसपी सिंह ने आज तक शुरू किया था, और आज तक में उस समय दूरदर्शन, आज तक, उस समय कैसेट जाते थे, टेप जाते थे, तो टेप का एक प्रीव्यू होता था प्रसारण से पहले। तो प्रीव्यू करते थे, लेकिन प्रीव्यू करने वाले कोई एसपी सिंह के एपिसोड में उंगली नहीं उठा सकते थे। जो उन्हें बोलना था वो बोलते थे, जो हम लोगों को दिखाना होता था वो हम दिखाते थे। और कई बार तो हमने दूरदर्शन को पीछे छोड़ा कई मामलों में। तो ये एक आजादी हमने देखी। अब क्या हुआ है, जो मैंने इसमें कहा है कि देखिए, अब चैनल बहुत महंगे होते हैं। मैंने शुरुआत में एक टिप्पणी की थी संजीव, कि बाजार का दबाव है, व्यवसाय का दबाव है, चैनल के खर्चे होते हैं, खर्चे आपको हर साल बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ानी पड़ती है, बिजली का खर्चा बढ़ता है, किराया बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, डीजल पेट्रोल बढ़ता है, कैमरा यूनिट और टीमें जाती हैं तो लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा बढ़ता है। तो पैसा कहां से आए? तो ऐसे में चैनल मालिक या तो सरकार से पैसा लेता है या विज्ञापन दाताओं से पैसा लेता है। जाहिर है, सरकार पैसा देगी तो वो कुछ तो बदले में लेगी। वो ये तो नहीं कहेगी कि मेरी धुलाई करो, मेरी आलोचना करो और मुझसे पैसे भी लो। तो ये बाद में अब होने लगा है।
हमने देखा है कि ना किस तरह से एक वर्टिकल डिवीजन आ गया है। जो गोदी मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं, उसमें वो धार क्यों नहीं रही पत्रकारिता की? धार की जगह आरती क्यों उतारी जाती है? गले नहीं उतरती वो आरती, क्योंकि तर्क की जगह कुतर्क होते हैं। अब जी इसीलिए जो टेलीविजन मीडिया है, वो मुख्य धारा का जो मीडिया एक जमाने में था, उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। अब और हम और आप जिस अवतार पर बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, यही मुख्य मीडिया है। पूरा देश इस बात को कह रहा है कि अब वैकल्पिक मीडिया जो कहा जाता था, अब ये मुख्य मीडिया है। इसकी ढेरों कहानियां हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आगाह किया। जी बिल्कुल। नहीं, देखिए राजेश सर, मैं थोड़ा सा इसमें आपसे जरूर पूछना भी चाहूंगा, थोड़ी सी नाइत्तेफाकी भी जताऊंगा। मुझे वो दौर भी याद है, नई दुनिया आप रहे हैं, मैंने उसको देखा है, हम तीसरे दिन भी पढ़ा करते थे। दूसरे और अगर नई दुनिया में छप गया है कि आज अवकाश है तो फिर अवकाश है, इतनी विश्वसनीयता। और दूसरी चीज जो आपने अपनी शर्तों पर विज्ञापन लेते रहे सर, हमने देखा है कि 5:59 तक ही विज्ञापन लिया जाता था। भोपाल में अफसर आए थे कि जो उनका ब्यूरो कार्यालय होता था इंदौर से प्रकाशित होने वाले उस अखबार का, जिसमें राजेंद्र माथुर साहब भी रहे और राहुल बारपुते साहब, और लंबी फहरिस्त है वहां। तो वो भी तो एक कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या ये जो आज का जो मीडिया है, जो जिसको हम जिसपे अब आक्षेप, एक कॉमन मैन जो बहुत गरीब से गरीब पान ठेले, जो जहां हम कहते हैं कि उस भाषा में हमें लिखना पढ़ना है, हमने आप जो सीखा है, वो भी कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो फर्जी है, गड़बड़ है, खारिज होता है। तो उसकी जब इतनी वो वॉइस होती है, तो वो वहां अपने इस पर स्थापित होने की जगह ऐसा क्यों हो गया है, क्या कारण है? आप इतना जब सुने देखे जाते थे, तो आपको ऐसे कंप्रोमाइज क्यों करने पड़ रहे हैं? आपने शायद इसमें कुछ इशारा भी किया है, लेकिन इस पे टिप्पणी छोटी सी जरूर चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा ना कि आपने 5 बजे तक कहा कि 5 बजे तक विज्ञापन दाता लिए जाते थे। नई 6 दुनिया बजे, के पांच सामने उनसठ हमने, 5:59 के बाद नहीं लेते थे विज्ञापन, फेंक देते थे, वो आप चौबे जी थे। 5:59 की बात करते हैं। नई दुनिया इंदौर में विज्ञापन दाताओं की एक विंडो होती थी, जैसे सिनेमा घरों में होती थी ना, कि पहले दिन जिस तरह से क्यू लगता था, 1-1 किलोमीटर लंबी टिकट लेने की क्यू। अब तो ऑनलाइन तब नहीं था, तो हमने देखा है जी कि आधा-आधा किलोमीटर तक कतारें लगती थी। और मुगले आजम जब रिलीज हुई थी, तब तो 2 दिन तक लोग अपना टिफिन लेके और बिस्तर लेके क्यू में टिकट लेने के लिए लगे थे। तो जी जी हमने वैसी कतारें विज्ञापन दाताओं की देखी हैं। 3 बजे के बाद, दोपहर में 3 बजे के बाद नई दुनिया के विज्ञापन दाता, उनके लिए खिड़की बंद हो जाती थी। तो सर। ये थी। और जी हमने नवभारत टाइम्स में उन्हीं राजेंद्र माथुर के नेतृत्व में, कि अगर मैं चीफ सब था और हमने जयपुर का अखबार शुरू किया था नवभारत टाइम्स, तो मुझे याद है कि वो जो लेआउट आता था कई दफे, जो जिसमें कि इतना हिस्सा जी विज्ञापन जी। रहेगा, ये 20-30-4 का विज्ञापन। तो डमी डमी विज्ञापन कहते थे में हम लोग, डमी 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 कहते कहते थे, थे, डमी। जिसको डमी, जी जी बिल्कुल डमी कहते थे। डमी आ जी गई अगर, और डमी में विज्ञापन ज्यादा है और खबरें हमने देखी, तो मैंने अगर बतौर चीफ सब ये कह दिया कि इस आज खबरें ज्यादा है, विज्ञापन ये हटा लो, तो विज्ञापन विभाग विज्ञापन हटाता था। ये जी हमने जी देखा। रात जी को जी 2 बजे अगर कोई बड़ी खबर आई है और मैं रात पाली का शिफ्ट इंचार्ज था, तो हमने विज्ञापन हटा के और खबर जोड़ी है, और अगले बिल्कुल। दिन जो है इस बात की तारीफ हुई। तो हमने वो दौर देखा है। अब ये जी तकलीफ होती है कि हमने आज हमने उसी मैनेजमेंट में देखा कि जब ये कहा गया कि भाई अ, हम तो जो है हिंदी में यही अखबार निकालेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया निकालेंगे। तो कहा गया कि जब हिंदी में नवभारत टाइम्स निकल रहा है, तो हिंदी में टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों निकालेंगे? तो ये कहा गया कि भाई साहब, आप हमसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन आपने जो हिंदुस्तान लीवर से तो क्यों नहीं पूछा कभी कि बदन के साबुन वो बनाने वाली अलग-अलग खुशबुओं के 2-3 साबुन क्यों बनाते हैं? सो इट्स अ प्रोडक्ट, ये जी प्रोडक्ट उत्पाद है ये। तो ये जी उत्पाद है तो उत्पाद है। तो जब उत्पाद और बाजार का संबंध करीब हो गया, निकट का हो गया, तो पत्रकारिता फिर धीरे से शर्माती हुई अलग हो गई। ये हुआ। और अफसोस की बात यह है कि आज के पत्रकारों में हम वो रीढ़ नहीं पाते। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पत्रकारिता पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय भी हैं, संजीव, वो भी मजबूत रीढ़ वाला पत्रकार पैदा नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अच्छे प्रोफेशनल पैदा कर रहे हैं। अच्छे प्रोफेशनल पैदा करने से पत्रकारिता मजबूत नहीं होती भाई साहब। बिल्कुल। पत्रकारिता मजबूत होती है मजबूत रीढ़ वाले पत्रकार पैदा करने से। अच्छे जी प्रोफेशनल में आपका मतलब यह है कि आप अच्छा लेआउट करना जानते हो,
आप अच्छे एंकर बन जाते हो, आपका उच्चारण बड़ा अच्छा हो, आप स्क्रीन के लिए पैकेज बहुत अच्छा लिख लेते हो, रेडियो पे आप बहुत अच्छे जॉकी बन जाएं, यही तो ये अच्छा प्रोफेशनल है। लेकिन रीढ़ मजबूत करने का फॉर्मूला कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं बताता। और अब मैं आपको बताऊं, आज हम संसद की और संविधान की बात करते हैं। संसदीय पत्रकारिता आप चेक कर लीजिए कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, खेल पत्रकारिता कितने विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, विज्ञान पत्रकारिता कितने विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, थिएटर, कल्चर, लिटरेचर, इनकी पत्रकारिता कितने संस्थाओं में पढ़ाई जाती है। उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती जैसे पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि ये फील्ड अपने आप में एक फुल टाइम जॉब का जरिया हो गए। और इसके उदाहरण मिस्टर मीडिया की इस किताब में हैं। इसलिए इस किताब का नाम भी मिस्टर मीडिया इसलिए कि हम मिस्टर मीडिया से मैं सवाल कर रहा हूं कि व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर मीडिया, आप कर क्या रहे हो, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राय सर, आपने जो बात कही, पहले अखबार संपादकों के नाम से जाने जाते थे। अखबार में आप चाहे राजेंद्र माथुर समझ, लंबी फहरिस्त है, प्रभाष जोशी जी रहे, और हम मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मतलब वो हैं, यहीं से आने वाले लोग हैं, उन्होंने जो एक देश भर में छा गए या देश भर में उनकी एक पहचान हुई, और भी नाम है। राय सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो एक दौर था, आपकी पुस्तक की जो बात हम करते हैं, तो लिखना, लेखन एक खुराक हुआ करती थी जर्नलिस्ट की, और साथ साथ उसको प्रेरित किया जाता था। खुद संपादक गण, आपके जो आपको लीड करने वाले लोग या आपके मातहत भी कहते थे सर इसको लिखना चाहिए, अलग से लिपिबद्ध करिए। लेकिन सर अब तो ये हो गया कि पुस्तक को लिखा जाना, आपने एक वृतांत लिखा है, मैं उसको चाहूंगा दर्शक वो पूरा पढ़ें। अब लिखने पर नौकरियां जाने लगी हैं, पुस्तक लिख देने पर नौकरी चली गई, आपने उसको आप उकेरा है, ठीक कह रहे हैं। कितना पीड़ादायक होता है, क्या कहेंगे इस पे आप? एक जमाने में, हमारे समय में, चाहे हम टेलीविजन में रहे, चाहे हम रेडियो में रहे, और चाहे अखबार में रहे, जब हम अखबार की अपनी भूमिका से इतर अलग, मान लीजिए मैं किताब लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं रंगकर्म कर रहा हूं, थिएटर कर रहा हूं, मैंने थिएटर किया है, तो हमारे प्रधान संपादक उसमें देखने जाते थे और पीठ थपथपाते थे। जब मैंने टेलीविजन की शुरुआत की 88 में, तब मैं नवभारत टाइम्स का मुख्य उप संपादक था, तो राजेंद्र माथुर और एसपी सिंह बताते थे कि तुमने आज ये समाचार पढ़ा तो ऐसे किया। तो वो दौर था जो अपने सबॉर्डिनेट की प्रतिभा को निखारने का काम करता था। अगर वो बिल्कुल किताब लिखता है तो क्या बात है। हम लोग तो खैर नए थे उस जमाने में, किताब लिखने का सोच नहीं सकते थे, लेकिन जो लोग किताब लिखते थे कि पत्रकार भी हैं और किताब भी हैं, तो हम लोगों की नजर में वो एक आसमानी संपादक और पत्रकार हो जाते थे, और बिल्कुल सब हम बिल्कुल। उनको सलाम करते थे। अभी जी ताजे मामला एक ऐसे हुआ, जो ये जो मिस्टर मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, वहां हमने एक कॉलम लिखा, और वो किताब एक आई थी, एक डिजिटल पोर्टल के एडिटर जो थे, उनका, उन्होंने किताब लिखी, और किताब लिखने का उनको अंजाम ये भुगतना पड़ा कि उनकी नौकरी छीन ली गई। मैनेजमेंट को ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने किताब लिखी, और दबाव, राजनीतिक किताब थी, जाहिर सी बात है। और जब उनकी नौकरी चली गई, तो फिर मैंने पत्रकारिता के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए वो एक कॉलम जिस पोर्टल पे मैं लिखता था उस पर लिखा, तो उस पोर्टल की भी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने आपको कहा कि मैंने आज तक कभी अपनी आजादी के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने उसी दिन वो उस पोर्टल को, उस पोर्टल पर ये कॉलम बंद कर दिया, और एक दूसरे अंतरराष्ट्रीय पोर्टल पर अब ये कॉलम चल रहा है, जो गुजराती, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाओं में newsviews.com चल रहा है। और हर हफ्ते इस कॉलम को 2.5 से 3 लाख लोग पढ़ते हैं। पत्रकार तो नहीं होते 2.5-3 लाख पढ़ने वाले, तो अन्य लोग भी हैं, और वो हमको लगातार फीडबैक भी देते हैं। जानना चाह रहा था, क्योंकि आप 4 PM से जुड़े हैं, हमारे प्रति आपका बड़ा एक अनुराग है, हमारे जो इस चैनल को या उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को एक अलग मुकाम जिन्होंने दिया देश और दुनिया में। और अभी तो आप लगातार सुन रहे हो कि अमेरिका से भी बुलावा आया संजय सर को, और संजय सर की जो बेबाकी, उसकी बड़ी तारीफ होती है, आप निरंतर उनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, दर्शक गण करते हैं। उनका भी एक एपिसोड आपने इसमें कहीं समाहित किया है, वो क्योंकि मैं तो बाद में जुड़ा हूं उनसे, लेकिन आप बहुत पहले से उनसे जुड़े हुए हैं, और आपने वो क्या कुछ किस्सा है
वो भी दर्शकों को आपकी जुबानी जाएगा, बाकी दर्शक आपकी पुस्तक तो पढ़े ही पढ़े। जैसे मैंने कहा कि मैं आज बात कर रहा हूं मीडिया की दुनिया के कड़वे सच, जो राजेश बादल साहब की बिल्कुल नई पुस्तक है, और बहुत इतने सारे उसमें सच हैं कि आपको पढ़कर बड़ा आनंद आएगा और आप कहेंगे कि वास्तव में मीडिया कहां था, कहां पहुंच गया। वो क्या किस्सा है संजय सर वाला आपने जो कहा? देखिए, मैं ये कहता हूं, साफ कहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि अरे राजेश जी, कई बार मैं कार्यक्रमों में जाता हूं, व्याख्यानों में जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि राजेश जी अब इस दौर का तो अब ऐसा ही चलेगा ये तो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर दौर में अगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हो, तो एक ना एक संपादक, एक ना एक पत्रकार ऐसा जरूर होता है कि वो झंडा उठाता है। सर। और संजय की यात्रा मैंने देखी है। संजय मेरे छोटे भाई जैसे हैं। संजय हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो संजय की निष्पक्षता, निर्भीकता और जो साहस है उनका, उस जज्बे को और उनके संघर्ष की भावना को मैं सलाम करता हूं। वो जब प्रिंट में थे, 4 पीएम जब निकालते, अभी भी 4 पीएम निकल रहा है, तब से मैं उनकी इस सफर का साक्षी हूं कि उन्होंने अपनी निर्भीकता पर आंच नहीं आने दी। और जब उन्होंने टेलीविजन पर ये सिलसिला शुरू किया, मतलब पर्दे पर ये सिलसिला शुरू किया, तो उनका चैनल यूट्यूब पर बंद कर दिया गया, अचानक गायब कर दिया गया। संजय ने फिर तब कानूनी कार्रवाई की और लड़ाई लड़ी, और उसके बाद वो चैनल फिर बहाल हुआ। तो ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये इसलिए मैं संजय के इस जज्बे की तारीफ करूंगा कि आज भी उसने वो हौसला बना के रखा है। हमने देखा है कि कई बार आप जब संघर्ष करते हैं, तब तो आप बड़े ईमानदार होते हैं, मूल्यों के प्रति समर्पित होते हैं, आदर्श की बात करते हैं। जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं, आपका पेट भर जाता है, पैसे वैसे ठीक ठाक आने लग जाते हैं, फिर आप जो है, आपके कदम डगमगाने लगते हैं। हमने पत्रकारों के, अपने संपादकों के देखे हैं, किस तरह से वो जो है लालच, उनके मुंह में लार टपकने लगती है पैसे को देख के। तो संजय में कोई बदलाव नहीं आया है। और ये लगभग, मैं इसलिए कहता हूं कि ये संक्रमण काल है इस देश की पत्रकारिता का, क्योंकि देखिए 10 वर्षों से आप अगर पाएंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय इस बात पर, मीडिया के इस भूमिका पर चेतावनी देते रहे हैं। वो गोदी मीडिया बन रहा है, इसके नाते वो एक पक्षीय रिपोर्टिंग करता है। वो कई बार कोर्ट रिपोर्टिंग जजमेंट देने लग जाता है। वो एक शब्द है ना, जो कोर्ट में के, तो वो अदालती हम फैसला हम करने लग जाते हैं। अब तो जो 48 साल में मैंने नहीं देखा, अब तो जजों पर भी आक्षेप लगाने लगे हैं, फैसलों पर संदेह करने लगे हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, वो भी इस किताब में अनगिनत उदाहरण है कि कैसे जी कैसे जी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लताड़ लगाई है, मीडिया को लताड़ लगाई है। दुख की बात यह है संजीव कि हमारे साथी नहीं सुधर रहे। राय सर, आपने और भी चीजें कही। एक एनडीटीवी, उसके आप अगर उसको सांकेतिक तौर पे लिया तो उसके निधन की भी आपने कही, एक उस भी आपका वो चैप्टर है, निधन हो जाना। एक जो सचमुच, जो एक आग उगलने वाला, या जो एक बहुत, जिसकी पत्रकारिता को, जज्बे को सलाम किया जाता रहा, उस पर क्या आप थोड़ी सी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी, क्या जो हो देखिए, गया है, केवल कितना घातक है। केवल हमने तो वो दौर देखा है, चूंकि नई पीढ़ी, अब देखिए कि 10 वर्षों से जो है, तो जो लोग बालिग हुए हैं, 18 साल से ऊपर हुए हैं, उसमें से 10 साल तो उनके ये निकल गए, यानी 8 साल के रहे होंगे जब उन्होंने इस हुकूमत का स्वाद चखा, जब से उनको होश है। तो उन्होंने वो दौर तो देखा ही नहीं संजीव, जो हमने आजादी का दौर देखा है। सरकारें कांग्रेस की होती थी और हम लोगों ने इतनी धुलाई की है सरकारों की, इसलिए कि वो गलत थी, उनके अनुचित फैसलों की। ऐसा नहीं कि हमने कोई पागल कुत्ते ने काट लिया और हमने बुराई शुरू कर दी सरकार की, या हम कोई लाभ चाहते थे, हम ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसा नहीं था। हमने देखा वही चैनल, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, या अन्य कोई चैनल हो, ये सब लोग वो उस शिखर पर जाकर के निष्पक्ष थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब आज का दौर बदला हुआ है, अब मैनेजमेंट ही बदल गए, तो अब आप क्या करेंगे। मैंने कहा ना कि अब निश्चित। दबाव कई तरह के होते हैं।
सियासत का दबाव होता है, पैसे का दबाव होता है, मैनेजमेंट का दबाव होता है। इन सब दबावों को आप अगर देखते हैं तो फर्क तो पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद मैंने नहीं छोड़ी है। आई एम स्टिल होपफुल कि ये दौर खत्म होगा। भाई देखिए ना, 1977 में इमरजेंसी के बाद हम लोग सड़कों पे, जब इमरजेंसी थी तब सड़कों पर आए थे, मैं क्योंकि प्रेस वो सेंसरशिप सवाल लगी हुई। पूछने वाला था कि अभी संसद में आपने वो उसका भी डिक्टेटरशिप का भी जिक्र कहीं वो सब उसका इमरजेंसी का भी जिक्र किया है। अभी वो जी, संसद में उसपे वो आ गया, देखिए वो प्रस्ताव भी आ गया और चर्चा भी हो गई, जिसपे बड़ी आलोचना भी हुई, उस पे चिट्ठियां भी लिखी गई कांग्रेस की ओर से। तो घोषित और अघोषित आपातकाल, वो घोषित था, आज हम अघोषित आपातकाल के एक काल में है, ऐसा एक जनरल परसेप्शन, और हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं जी, बात हो रही। तो आप उस मैं पे आता जो हूँ उस आप पे, जी मैं उस पे आता हूँ। जी मैं ये बात, जो बात मैंने कही कि देखिए, हम कांग्रेस की सरकार थी, 77 में हम लोग सड़कों पे आए। जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने सेंसरशिप के लिए माफी मांगी। जी जब 1983 में बिहार प्रेस बिल आया, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, हम लोग सड़कों पर आए और उन्होंने बिल विड्रॉ किया। जब 87 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, मानहानि विधेयक आया, हम लोग सड़कों पर आए और उन्होंने विधेयक विड्रॉ किया। तो हुकूमतें भी खौफ खाती थी, क्योंकि आपकी नजरों में सच था, आप गांधी के सच के साथ खड़े थे। गांधी की पत्रकारिता क्या थी? सत्याग्रह, सच के साथ आग्रह। तो जहां सच होता है, सच के आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं संविधान की, ठीक है, उस समय तो इंदिरा गांधी में वो साहस था कि उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। आज आपातकाल की निंदा की गई, इमरजेंसी की निंदा की गई, और लोग देखिए, संसद जो है, भारत की संसद या भारत का लोकतंत्र जिन 3 संवैधानिक सर्वोच्च संस्थाओं पर टिका है, वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भाई साहब, इमरजेंसी का आदेश तो राष्ट्रपति ने दिया था, और राष्ट्रपति के का एक सहयोगी, मतलब लोकसभा अध्यक्ष, उसकी आलोचना कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था, और वो बीवी गिरी ने किया था, या कोई ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, या कोई वेंकट रमन ने किया था। व्यक्ति नहीं होता। जी 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 इमरजेंसी इमरजेंसी लगाई थी राष्ट्रपति ने। तो संसद, अगर लोकसभा अध्यक्ष ये हरकत करता है, तो इसका मतलब उसको संवैधानिक परंपराओं की जानकारी नहीं है, कि राष्ट्रपति की, एक राष्ट्रपति के फैसले के वो निंदा कर रहा है, और संसद न केवल निंदा कर रहा है, बल्कि सदन से भी ये कह रहा है कि करो। ये गलत है, ये अनुचित है। जी 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 तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि देखिए, आप बहुत इंदिरा गांधी को विरोध करते हैं, नेहरू जी का विरोध करते हैं। इन आपातकाल में संवैधानिक प्रावधान था, उन्होंने लगाया, और कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, ठीक है, दुरुपयोग हुआ, ठीक है, यही बात थी। यहां अभी जो दौर चल रहा है, उसमें संवैधानिक प्रावधानों का पालन ही नहीं हो रहा है। वहां जी दुरुपयोग हुआ, यहां पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल तो आप क्या मानेंगे? वो जी आपातकाल था, ये यहां तो तुम्हारी ऐसी तैसी संविधान, तुम हो क्या? हम नहीं मानते संविधान को। जी जी तो ये है, मैं उदाहरण देता हूं ना, इसलिए कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, तो उस समय आपको याद होगा, बीजेपी का आकार बहुत बड़ा था, विराट था, अपने दम पे बहुमत आया था। कांग्रेस का आकार बहुत दुर्बल था, निर्बल था, 50-52 सीटें भी नहीं थी, और टोटल अपोजिशन बहुत छोटा सा था, इतना सा जुगनू की तरह टिमटिमाता था। सब तो जब पहल संसद आई, पहली लोकसभा जब का बैठक हुई, तो 40 दिन तक बैठकें चली थी, क्योंकि अपोजिशन की आवाज ही नहीं थी। जो आवाज जी थी वो जी सत्ता पक्ष की थी। अब जब 18वीं लोकसभा आई, तो संसद में, लोकसभा में प्रतिपक्ष का आकार 200 के ऊपर है, 250 के आसपास है। अब अगर 230 प्लस 250 लोग अगर हैं, नुमाइंदे हैं, तो फिर वो सरकार की खटिया खड़ी कर देंगे। इसलिए पहला सत्र वो 40 दिन का था, ये 9 दिन का है। 9 दिन में 3 दिन शपथ हुआ होगी, 2 दिन की छुट्टी होगी, 5 दिन, 4 दिन का पहला सत्र। ये है। एक और उदाहरण देता हूं। जी उदाहरण जी मतलब संविधान के नहीं पालन। संविधान का अनुच्छेद 93 ये कहता है, संजीव,
कि जो संसद लोकसभा है और वो अपना अध्यक्ष चुनेगी और उपाध्यक्ष चुनेगी। जी जी जी। बताइए 2019 से 2024 तक कौन उपाध्यक्ष था? रिक्त पद, कोई नहीं रिक्त। था। ये तो नहीं। संविधान के प्रावधान का उल्लंघन, मखौल नहीं था क्या ये? जी था। मखौल था। बिल्कुल। जी जी जी। परंपरा ये थी कि ये पद प्रतिपक्ष को मिलता है, बिल्कुल नहीं दिया गया। बिल्कुल। 2014 से 2019 तक अवश्य उपाध्यक्ष पद दिया गया था, लेकिन प्रतिपक्ष को नहीं। एनडीए जी ने अपने सहयोगी आईडीएमके को दे दिया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। आप मानेंगे कि संविधान की भावना का पालन हो रहा है? एक और उदाहरण आपको बताता हूं कि देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब पुराने फैसले होते हैं, तो उन फैसलों को आने वाले फैसलों के लिए नजीर माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। हमारी ये संसद, पिछली जो संसद गई है, 1952 के बाद इतिहास की सबसे कम समय काम करने वाली, आराम से काम करने वाली संसद रही है, लोकसभा रही है। केवल 274 दिन काम हुआ है, इससे कम दिन काम नहीं हुआ। 1952 में जब ये पहली लोकसभा बनी थी, तो इस देश की आबादी 36-37 करोड़ थी या 40 करोड़, 36-37 करोड़ थी। 1955 में एक समिति बनी, सामान्य आचार जो समिति थी संसद में, उसने ये कहा अपनी सिफारिश में कि संसद के 3 सत्र होने चाहिए और कम से कम 100 दिन काम होना चाहिए। और उसके अगेंस्ट नेहरू जी की सरकार ने 677 677 दिन 1952 से 57 के बीच में काम किया। जिस इंदिरा गांधी की आप आलोचना करते हैं, उस 71 से 77 तक 613 दिन संसद इंदिरा गांधी की सरकार ने काम किया। आप 274 करते हैं, आबादी 150 करोड़ है। उस समय चुनौतियां नहीं थी, आज चुनौतियों की भरमार है। जवाहरलाल नेहरू के समय में 3678 घंटे संसद काम करती है, पहली संसद काम करती है। इंदिरा गांधी के समय 4071 घंटे काम करती है, और आप घंटे गिनाने में शर्म आती है। तो ये संविधान का अगर आप मखौल उड़ाएंगे, तो ये आपातकाल नहीं है तो और है क्या? बिल्कुल सेंट्रल हॉल में आप पत्रकार नहीं जा सकते हैं, आपको रोक लगी है। संजीव जी, आप जाके जी। देख लीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक मैं सारी रात बताता रहूंगा कि किस किस तरह से मखौल उड़ रहा है, मजाक बन रहा है संवैधानिक प्रावधानों का। संवैधानिक लोकतांत्रिक इसमें इसके हवाले हैं, जी 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 इस है। किताब में हवाले हैं। जी और हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र है इसमें कई जगह कि आप श्रीमान कर क्या रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो हम बनाते हैं ना। संस्थाएं जी लोकतंत्र को चलाने के लिए आदमी बनाता है, हमारे मतदाता बनाते हैं, हमारे पुरखों ने बनाया है। अब हम ही उसको नहीं पालन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को, या इंद्र देवता तो है ही नहीं, या विष्णु भगवान तो है नहीं कि सुदर्शन चक्र चला देंगे। कोई जी मन जी। नहीं, मानो तो आपकी हंसी है, मानो तो आपका सम्मान है। अपनी ही महात्मा गांधी और सरदार भीमराव अंबेडकर ने कहा था संजीव, कि संविधान में आप कितना ही अच्छा बना लीजिए, सोने की स्याही से लिख दीजिए, लेकिन अगर उसको मानने वाले, उसको चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले, अगर उनकी नीयत साफ नहीं है, तो आप संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना लीजिए, वो उसका कोई लाभ नहीं है। तो बिल्कुल ये मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस तो ये होता है कि भारत का मतदाता कब जागरूक होगा। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, वो दिल से वोट करता है, दिमाग से वोट नहीं करता, सोचता नहीं है। ये कि भावना से मैं इसका पक्ष लेता हूं, मैं इस पार्टी अमुक पार्टी का पक्षधर हूं, मैं उस पार्टी का पक्ष लेता हूं, मैं उस पार्टी का पक्षधर हूं। इसके आगे सोचता ही नहीं है। उस पार्टी ने मुझे फ्री 1200 रुपए महीने दिए हैं, इस पार्टी ने मुझे 5 किलो गेहूं दिया है, इस पार्टी ने मुझे 5 किलो चावल दिया है, इसलिए इस पार्टी ने मुझे टेलीविजन दिया है, इसलिए मैं वोट करूंगा। अरे भाई साहब, आपको आलसी बना रहा है ये प्रावधान जो है, निशुल्क वाले प्रावधान है, आपको आलसी बना रहे हैं। लेकिन कौन बिल्कुल। देखता है इसको? जी जी जी। जी। और रहे सर, एक चीज है जो मैं, समय लगभग खत्म सा है, हम 1 घंटा होने जा रहा है, तो एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि बहुत बेबाकी से आपने अपने जो मीडिया की दुनिया के कड़वे सच में जो चीजें उजागर की हैं, इस दौर में हम एक चीज ये पाते हैं, आप बहुत दीर्घ अनुभव और एक विश्लेषक के नाते, कि जो पत्रकारों को दरकिनार कर
मालिक जो पत्रकार जो हो जाने का भ्रम पाल चुके हैं, और इसी कारण बहुत सारी कह सकते हैं कि जो वो हो रही हैं अवमूल्यन या गड़बड़ियां होती चली जा रही हैं। तो इस धारणा को लेकर क्या आपकी टिप्पणी होगी? क्या यही एक वजह है जिसके चलते ये जो अवमूल्यन है, बहुत बड़ा कारण ये भी है राय सर? देखिए, दोनों संस्थाएं हैं। संपादक अपनी एक अलग रिस्पेक्टेड गरिमामान संस्था है, मालिक अपनी एक मैनेजमेंट एक अपनी एक अलग संस्था है। दोनों संस्थाएं जब एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करती हैं तो तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं, एक दौर नवभारत टाइम्स भारत का नंबर 1 अखबार था, लेकिन राजेंद्र माथुर के काम में कभी दखल नहीं देते थे। साहू रमेश जैन और अशोक जैन जो होते थे, कभी उन्होंने दखल नहीं दिया। नई दुनिया नंबर 1 अखबार था भारत में, छपाई के कई बार अवार्ड मिले विश्वसनीयता के हिसाब से। राजेंद्र माथुर की आवाज पत्थर की लकीर थी, मैनेजमेंट की नहीं चलती थी। डेली मीटिंग में हमने देखा है, और 1-2 साल नहीं, वर्षों तक। तो और मैनेजमेंट भी दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन जब संपादक सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से। संपादक अगर सोचेगा कि मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो आप क्या करेंगे? मालिक कहेगा मुझे भी बनाओ, ऐसे उदाहरण है, तो मालिक को सदस्य बनाओ, तो संपादक सदस्य राज्यसभा का मेंबर बनेगा, मालिक भी बनेगा। ये पद्मश्री दिलाओ, ये भी हुआ है। मालिक अगर संपादक पद्मश्री दिखाए तो मेरे को भी दिलाओ। मालिक ने एक कोई फैक्ट्री खोली है, उसका लाइसेंस दिलाना है, उसमें नंबर 2 के काम करने हैं, संपादक को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संपादक क्यों करे? अब संपादक मैनेजर हो गए, अब संपादक रहे नहीं। और जब ऐसे हो गए, जब संपादक नहीं रहे, तो मालिक भी लाभ उठाता है कि भाई हम क्यों ना हो। एक जमाना था, मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, बहुत अच्छे संपादक थे वो, अभय छजलानी जी थे, नई दुनिया के थे, और वो प्रधान संपादक बनना चाहते थे। जब राहुल बारपुते प्रधान संपादक पद से सेवानिवृत्त स्वेच्छा से हुए, देखिए आज तो सारे प्रधान संपादक और संपादक फेविकॉल लगा के कुर्सी के नीचे बैठे हुए हैं कि कहीं कोई छीन न ले गद्दी। हमने वो दौर देखा है कि राहुल बारपुते 60 साल के हो गए, तो उन्होंने कहा मैं भैया मैं रिटायरमेंट लेता हूं, एंजॉय करूंगा आप अपनी सेवानिवृत्ति की। तो जो अभय छजलानी जी चाहते थे कि वो प्रधान संपादक बने, मालिक के बेटे थे, लेकिन नरेंद्र तिवारी मालिक के बोर्ड के अध्यक्ष थे। राहुल बारपुते ने कहा नहीं, देखिए प्रधान संपादक अपना उत्तराधिकारी तय करेगा, और राहुल बारपुते ने राजेंद्र माथुर जी को प्रधान संपादक नियुक्त किया। जाने वाले प्रधान संपादक ने आने वाले प्रधान संपादक का स्वागत किया। तो ये एक परंपरा थी, अब नहीं है ऐसी परंपरा। अब तो एक रेजिडेंट एडिटर के ऊपर संपादक सोच ही नहीं सकता ऊपर जाने की, क्योंकि एडिटर इन चीफ तो मालिक है। और फिर उसमें एक लाइन और लिखी रहती है नीचे, अगर आप देखें, कि अखबारों में समाचारों के चयन के लिए स्थानीय संपादक जिम्मेदार। साला मुकदमा होगा तो स्थानीय संपादक पे होगा, मैनेजमेंट पल्ला झाड़ के खड़ा हुआ है। तो ये है, अरे भाई क्यों? संपादक तुम्हारे इशारे पे खबर छापे, और मुकदमा हो तो स्थानीय संपादक कोर्ट में जाए। ये होने लगा है अब आजकल। तो अब ये चीजें हैं, पर मैं आशावान हूं। आज जरूर मुझे लगता है कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी वो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। तो मीडिया का हाल ये है। पर मुझे उम्मीद है कि अंधेरी सुरंग में है, लेकिन इस सुरंग का दूसरा सिरा आएगा। और मिस्टर मीडिया में मैंने वही आशा प्रकट की है, और ऐसी ऐसी हैरत अंगेज और अविश्वसनीय कथाएं आप इसमें पाएंगे, जिसमें मैंने उन्हीं उदाहरणों के जरिए सिद्ध किया है कि कैसे बार बार पत्रकारिता ऊपर आती है और वेस्टेज इंटरेस्ट नीचे जाते हैं। सत्ता को झुकना ही पड़ता है संजीव। पत्रकार मार डालेंगे आप, जेल डाल देंगे आप, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना।
इससे ज्यादा क्या हो सकता बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राय सर, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और आपकी वो जो शब्द सितारे तो बेस्ट सेलर के तौर पर है, 50,000 के लगभग का जो मुझे जानकारी की वहां तक पहुंची है। आपको इस नई पुस्तक के लिए बहुत ढेर सारी 4 पीएम हमारा न्यूज नेटवर्क और हमारे पूरे की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत शुभकामनाएं। आप इस पुस्तक को भी वैसा ही रिस्पॉन्स तो मिलना शुरू हो गया, हम लोग पा रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पास भी कहीं ना कहीं ये सूचना है या पूछते हैं लोग कि वो वाली पुस्तक देखी क्या, तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बड़ा गर्व और गौरव का विषय है। और आपने पूरी पुस्तक को लेकर जो एक उसका पूरे का पूरा एक बहुत संक्षिप्त तौर पर 350 पेज की जो पुस्तक है, 160 किस्से कहानियों को आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा, हम आपका बहुत धन्यवाद देंगे, आभार जताएंगे। आपने हमारी समय निकाला और इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार संतु। राजेश सर। तो ये थे राजेश बादल साहब, जिनकी नई पुस्तक मिस्टर मीडिया पर हम राजेश जी से भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने तो उस पुस्तक को पढ़ा है और आग्रह हम अपने दर्शकों से यही करेंगे, 4 पीएम के दर्शक 4 पीएम करेगा अपने दर्शकों से, यदि आपको मीडिया की दुनिया के यदि कड़वे सच जानना है, समझना है कि मीडिया कहां था कहां जा रहा, और राजेश सर ने जो एक लाइन में सारा कुछ कह दिया कि जरूर अंधकार का दौर है, लेकिन वो किरण दिखती है, वो सुबह फिर आएगी और वो आशावान है। और हम सब आशावान हैं कि ऐसे दौर आते हैं और वो दौर आकर चले जाते हैं। तो हम जरूर यही पुनः आप सबसे आग्रह करेंगे दर्शकों से कि राजेश बादल साहब की पुस्तक मिस्टर मीडिया जरूर पढ़ें। ये जो प्रवासी प्रेम पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित कराई गई पुस्तक है, अमेजॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बुला सकते हैं। और इस पुस्तक में जो एक बहुत ही मीडिया का पूरा जो अब के दौर का काला सच है, वो आप इसे जान सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारा जो अनुरोध हमेशा रहता है कि एक तो एक चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम ये भी आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। और जो आपका प्यार हमें मिल रहा है, इस प्यार को निरंतर बनाए रखिए, सहयोग करते रहिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।